दोस्तों, मैं फिर आज हॉरर कहानी मृगतृष्णा का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। जीतू प्रवेश दुद्धि के उस जंगल से घर तो वापस लौट आए थे, लेकिन नागन जानिसा उर्फ जानिता उनके पीछे पड़ गई थी। हर रात को जीतू के बेड पर जानिसा होती और जानिसा के साथ जीतू का मिलन रोज हर रात चलता रहता था। जीतू की दशा दिशा ही बदल गई थी। वो उसका तरह दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। घर वाले परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब से दोनों दोस्त प्रवेश और जीतू जंगल से लौटे हैं तो प्रवेश तो ठीक है, लेकिन ये जीतू को क्या हो गया है। सारे गांव में इसी की चर्चा चल रही थी। जीतू कभी कभी खांस भी रहा था, इसलिए गांव वालों ने सलाह दी कि जंगल में तमाम भूत पिशाच प्रेतात्मा और कितने जंगली हिंसक जानवरों से मारे गए लोगों की आत्माएं रहती हैं। कहीं उन्हीं आत्माओं ने अपना प्रभाव जो है जीतू के ऊपर जमा लिया होगा। इसलिए तुम ऐसा करो कमला बेटी, अपने जीतू को किसी अच्छे जानकार से दिखवाओ, वरना आपका लड़का हाथ नहीं लगेगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ आप लोग। ठीक है ज्येष्ठ जी, हम जीतू को आज ही लेकर मसानी बाबा के पास जा रहे हैं। सुना है तंत्र साधना में उनकी कोई तोड़ नहीं। वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। तो उनसे ही हम कुछ सलाह लेते हैं इस बारे में कि आखिर हमारे बेटे के साथ हो क्या रहा है। वो दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। कल सुबह हम लोग निकलेंगे बाबा मसानी के पास ज्येष्ठ जी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कमला, तुम अपने बेटे जीतू को दिखाओ। और राघव, हमारी बात सुन रहा है ना? कल लेकर के कमला और अपने बेटे को जाओ और शमशान घाट पर बैठे मसानी बाबा के पास इस मर्ज का अवश्य उपाय होगा। तुम जाओ, कल अवश्य जाओ तुम लोग। धीरे धीरे रात का सन्नाटा बढ़ने लगा था। छम 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 पायलों की आवाज राघव जी के बाहरी मकान से गेट में दाखिल होती हुई, उनके परिसर में दाखिल होती हुई उनके बंगले के प्रवेश द्वार पर आई थी। और प्रवेश द्वार पर एक काली छाया धुएं के धुंध में तब्दील होती दरवाजे के भीतर समा गई और मकान में दाखिल हो गई। फर्स्ट मकान राघव और कमला जी का था, यानी जीतू के माता पिता का। जीतू ऊपर वाले अपने कमरे में सो रहा। तभी गैलरी में छम 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 की आवाज़ें पायलों की सुन करके हबड़ाए से राघव और कमला देवी दोनों उठे थे और गैलरी के अंदर देखे थे, लेकिन उन्हें कुछ नज़र आ नहीं रहा था। उधर जीतू के कमरे तक वो आवाज़ पायल की बजती हुई पहुंची थी और दरवाज़ा ज्यों ही खुला था जीतू के कमरे का, जीतू ने अपनी आंखें खोल दी थी
जानिसा, आओ पास मेरे। जानिसा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी जान, उतनी ही तो बेताब मैं भी हूँ, तभी तो यहाँ तक आई हूँ। तुमसे मिले बगैर मुझे रह नहीं जाता है। ना जाने क्यों अब तुम अपने से लगने लगे हो। जीतू, तुम्हें सदा के लिए अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए मिला लूं अपनी ज़िंदगी में, अपने लोक में, तब जाकर दिल को सुकून मिले, ताकि रोज का झंझट ही खत्म हो जाए इतनी दूरी तय करने की। अब तुम यहाँ से मेरे लोक में आते ही हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाओगे। और नागन का अट्टहास उस कमरे में सुनाई दिया था, जानिसा का। और जानिसा धीरे धीरे जीतू के पलंग के करीब आती हुई, उसके पैरों को सहलाती हुई, एक भयावह रूप अख्तियार करके जीतू को ऊपर महिष की तरह उसे अपने बाहों में जकड़ ली थी। और दोनों एक दूसरे से लिपट करके वासना के खेल में सारी हद सीमाएं तोड़ने लगे थे। बहुत देर तक समुद्र में ज्वार भाटा उठता रहा और इसकी आग धीरे धीरे अब शांत हुई थी और कमरे में एक अट्टहास फिर गुजा था। बहुत जल्द अब हम एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे जीतू। फिर दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। न तुम्हारा साथी प्रवेश, न गांव, न तुम्हारा कोई रिश्तेदार इस पहुंच तक नहीं पहुंच सकता जब मैं तुम्हें अपने लोक में लेकर आ जाऊंगी। इसलिए तुम्हें ये तन छोड़ना होगा, तभी तो तुम मेरे लोक में आ सकते हो। जीतू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जानिसा, जानिसा जान, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें हमेशा देखता रहूँ, तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में लिए रहूं। ना जाने क्यों मुझे तुम्हारी हमेशा ज़रूरत हो गई है। ठीक है, अब कुछ ही वक्त बचे हैं पूर्णिमा आने में, और पूर्णिमा को हम सदा के लिए एक हो जाएंगे। धीरे धीरे वो नागन जानिसा वहाँ से जाते हुए बोली थी, अब चल रही हूँ, घबराना नहीं, मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाने के लिए पूर्णिमा के दिन अवश्य आऊँगा। और एक फड़फड़ाता पंख और अजीब तरह का सुर्ख लाल आँखों वाला पक्षी उनकी आंगन को डांकता हुआ कीच 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 का आवाज करता हुआ पूरे सन्नाटे को चीर गया था, जिससे राघव और कमला देवी, जीतू के माता पिता राघव और कमला देवी के रोंगटे खड़ा कर गया था। धीरे धीरे सुबह हो चली थी और राघव और कमला देवी जीतू को लेकर के मसानी बाबा के पास शमशान घाट पहुंचे थे। ओम फट कालिकाय नमः, ओम फट कालिकाय नमः, ओम कामेश्वरीयाय नमः स्वाहा, ओम कामेश्वरीयाय नमः स्वाहा, ओम फट कामेश्वरीयाय नमः स्वाहा। समिधा दे रहा था बाबा मशाने, जो तांत्रिक था। त्रिशूल गड़ी हुई थी, उस त्रिशूल में एक डमरू बंधी हुई थी और एक लाल कपड़ा उस त्रिशूल से तिरंगे की तरफ फहर रहा था, जो वहाँ अमंड कुंड के पास गड़ी त्रिशूल में
बंधा हुआ था और मसानी बाबा काले कंबल पर बैठ करके उस हवन कुंड की प्रज्वलित अग्नि में आहुति डाले जा रहा था, समिधा अर्पित कर रहा था अपने देवता को। बाबा बाबा हम पर रहम कीजिए, आगे मत बढ़ो दोनों। जब लड़का मौत के मुंह में समाने के वक्त में आ गया तो हमारे पास लेकर आए हो, अब इसका बचना नामुमकिन है। बाबा यही हमारा इकलौता बेटा है, बाबा हम पर दया कीजिए बाबा, और मेरे जीतू को बचा लीजिए। इसके सिवा हम लोगों का कोई नहीं है बाबा। ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हारे इस बेटे पर एक इच्छाधारी नागिन का प्रभाव हो चुका है, जो अपने प्रेम विरह में भटक रही है। उसके साथी को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था, उसका बदला तो पूरा कर ली है। उन चारों को मार करके अपने जहरीले विषैले दांतों से उन्हें सबक सिखा चुकी है, लेकिन अब तुम्हारे बेटे पर ही फिदा है। अपने नाक को खोकर ये जीतू को ही अपना समझने लगी है, इसलिए जीतू को ये मार कर अपने लोक में ले जाना चाहती है। बाबा कुछ करिए बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। राघव जी बोले। हाँ बाबा, यही मेरी इकलौता बेटा है। ओम फट कामेश्वरियाय नमः स्वाहा, ओम फट कामेश्वरियाय नमः स्वाहा। घबराओ नहीं, आने वाली पूर्णिमा की रात वो कमबख्त नागन, इच्छाधारी नागन जीतू को अपने लोक ले जाने के लिए रात्रि में आएगी, और उससे पहले एक उपाय करना है। वो इधर जीतू को लेने अपने लोक में ले जाने के लिए तुम्हारे घर आएगी, और हम लोग इसकी मंजिल पर पहुंचेंगे, और इसके मंजिल पर रखा हो इसका नाग, जिसका अस्थि पिंजर केचुली वहाँ है दुद्धि जंगल के उस पुराने खंडहर में, और उसको हम लोग जला देंगे, और इस नागिन का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। वहाँ नाग के जलते ही नाग से बंधी इसकी डोरी कट जाएगी, और इसके भी इच्छाधारी नागिन के श्राप से मुक्त हो जाएगी। ओम फट कामेश्वरियाय नमः स्वाहा। अब तुम लोग जाओ, बस 2 ही दिन की तो बात है पूर्णिमा को आने में। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 2 दिन किसी तरह से जीतू झेला था, और तीसरे दिन जीतू को घर पे छोड़कर प्रवेश को स्कॉर्पियो वैन से लेकर के, और वो तांत्रिक मसानी बाबा प्रवेश के साथ राघव और कमला देवी को लिए उसकी स्कॉर्पियो वैन में बैठे थे, और सभी लोग वहाँ से दुद्धि जंगल के लिए निकल पड़े थे। बेटा प्रवेश, बताओ कहाँ तुम्हारी स्कॉर्पियो वैन खराब हुई थी, और वो नागन कहाँ जीतू से मिली थी? यही जगह है बाबा। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अंधेरा हो चला था। ये चारों लोग जंगल के साखू पेड़ों के आड़ में छिप गए थे। वो खंडहर मकान सामने दिख रहा था। तभी एक लपलपाती हुई किरण सी वहाँ उजाले फैला चुकी थी। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, और एक साथ सैकड़ों गीदड़ों की आवाजें उस रात को भयावह बना गई थी। तभी उस खंडहर वाले बंगले के भीतर से
कुछ टूटने की आवाज सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई पत्ते चटक रहे हों। और उस पत्ते को चटकाती बल खाती उस कमरे से जानिशा नागन, इच्छाधारी नागन निकलती हुई आई थी और वहां से एक धुएं के गुब्बार में तब्दील होती जीतू के प्यास में उसके घर की तरफ निकल गई थी। इधर तांत्रिक ओम फट कामेश्वरियाय नमः स्वाहा, ओम फट कामेश्वरियाय नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा करता हुआ उस बंगले को चारों तरफ से धागे से बांध दिया था। माता, आप और राघव बाबू और प्रवेश बाबू तीनों यहीं ठहरो। हमको पहले अंदर दाखिल होकर इस बंगले के प्रांगण को निरीक्षण करने और एक अजीब तरह से आंखों से घूरता हुआ तांत्रिक भीतर देखा था। उसे आभास हो गया था कि भीतर एक पीपल का पेड़ है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे शिवपिंडी है और उसी शिवपिंडी के बगल में इसका इच्छाधारी नाग निर्जीव केचुली में पड़ा हुआ है और उसी सूत से नागन अपने रूह को कैद की हुई है ताकि अपने नाग से वो दूर ना हो सके। और उसी नाग फांस को तांत्रिक मशानी बाबा काट देना चाहता था। ओम फट कामेश्वरी आय नमः स्वाहा। आ जाओ आप लोग भी भीतर। वो जगह पता चल चुकी है। धीरे धीरे सब लोग उस भयानक बरोह लटके खंडहर हो चुके बंगले में दाखिल हुए थे और इधर चीख मारती वो नागन जीतू को साथ लिए उस दुद्धि के जंगल वाले रास्ते पर दौड़ती हुई वहां बड़ी तीव्र गति से आई थी। नापाक तांत्रिक हमारे नाग देवता के, हमारे प्रेमी नाग के केचुली को हाथ मत लगाना वरना मैं तुझे जहन्नुम भेज दूंगा। अरे नागिन तो जीतू के प्यार में पागल हो गई है और जीतू को अपने लोक में लाना चाहती है। देख मेरे तंत्र विद्या और साधना का असर। और एक ही बार जो है तांत्रिक मसाने ओम फट कामेश्वरियाय नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा करके वहां उस केचुली पर राख मारा था और केचुली धधक करके आग की ज्वाला में तब्दील हो गई थी। पूरा पेड़ जो है जलता हुआ राख में तब्दील हो गया था और वहां उस धागे से बंधी नागन की मृग तृष्णा, उसमें बसने वाली उसकी मन और दिल दोनों का खात्मा हो चुका था। और इस तरह से नागन जानिशा एक खूबसूरत लड़की में तब्दील होकर के वहीं गिर पड़ी थी, जिसे जीतू की माँ कमला ने सहारा दिया था। उठो बिटिया। तभी तांत्रिक बोला था, माते तुमको तो आज खुश होना चाहिए। लो, एक खूबसूरत अप्सरा जैसी बहू आज तुम्हें मिल गई है। मैंने इसे नाग मुक्ति से मुक्त कर दिया है। अब तुम इसे लेकर अपने जीतू के साथ खूब धूमधाम से शादी करो और अपनी बहू स्वीकार करो। जानिशा नागिन से अब एक खूबसूरत युवती में तब्दील हो गई थी। उसका नागर चक्र जो श्राप से श्रापित था वो अब खत्म हो गया था। उसकी मृग तृष्णा भी उसके अंदर से नाग के प्रति मोह चली गई थी और प्रतिशोध भी खत्म हो गया था। और वह तांत्रिक मसानी के पैर छुई थी और अपने माता
पिता यानी ससुर सास दोनों राघव और कमला जी के भी पैर छुए थे और सभी स्कॉर्पियो वैन से वापस गांव लौट आए थे। अब धीरे धीरे घर में खुशहाली आ गई थी और जीतू के साथ जानिसा की शादी हो गई थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी मृग तृष्णा दोस्तों? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ताकि ऐसी ही कहानियां हम आप लोगों के सामने लाते रहें। नमस्ते।